गुड इवनिंग। ये थर्ड लेक्चर है हमारा विलियन चैप्टर का। सेकंड लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था मोललता, और उसका जो लास्ट न्यूमेरिकल था वहीं पे वीडियो पॉज हो गया था और वहीं तक लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ था। तो आगे मैं उसी न्यूमेरिकल से इसे कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन ये था हमारे पास, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 250 ग्राम जल में 49 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल घुली हुई है और हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, मोललता। तो हम मोललता के अगर फॉर्मूले की बात करें, पहले मोललता को हम दिखाते किससे हैं, स्मॉल m से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलय का दिया हुआ भार उसे विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का भार, अगर ग्राम में है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना है 1000 से। इस क्वेश्चन में H2SO4 विलय है क्योंकि इसकी मात्रा कम है और विलायक कौन है, जल। तो विलय कितना है, दिया हुआ भार विलय का कितना है, 49। अब इस विलय का हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है, जो कि फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 × 1। सल्फर 1 है, एक सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 परमाणु भार। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 98 ग्राम। तो ये आ गया हमारा मोलर मास, मतलब मोलर द्रव्यमान Mb। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 98। Wa कितना है, Wa मतलब विलायक का भार कितना है, विलायक 250 ग्राम। क्योंकि ये ग्राम में है तो ऊपर हम क्या लगाएंगे, 1000। ये 4 से कैंसिल हो गया, 49 से 98 2 टाइम्स में कैंसिल, और 2 से 4 फिर 2 टाइम्स में। तो इस विलयन की मोललता कितनी आ गई, 2। यूनिट लिखना जरूरी है, मोल kg इनवर्स या फिर मोल प्रति किलोग्राम। तो ये आंसर है। और भी हम क्वेश्चन करेंगे मोललता के। बाकी अभी आगे के जो सांद्रता को दिखाने वाले जो टॉपिक हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। मोललता के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। ये है हमारे पास 6 मोल अंश, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इसको हम दिखाते किससे हैं, x से। x को थोड़ा सा हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं। और जैसे हमें पता है कि हमारे विलयन में विलय होगा, विलायक होगा, तो आपसे मोल अंश x या तो विलय का पूछा जाएगा या विलायक का, ठीक है। जिसका भी पूछा जाए उसका मोल अंश निकालने का तरीका क्या है, जिसका मोल अंश पूछा जा रहा है उसके मोल्स आप ऊपर लिखिए। विलय का मोल अंश पूछा, b का मतलब विलय, तो विलय का मोल अंश निकालने का तरीका है उसके मोल्स ऊपर, नीचे विलय के मोल्स और विलायक के मोल्स। ऐसी अगर मुझे विलायक का मोल अंश निकालना है तो अब मैं विलायक के मोल्स ऊपर लिखूंगा और नीचे फिर से कुल मोल्स विलयन में कितने हैं, ठीक है। विलय और विलायक का जोड़ हमेशा नीचे ही रहता है मोल अंश में। ऊपर क्या लिखा जाता है, किसके मोल्स लिखे जाते हैं, जिसका आपको मोल अंश निकालना है। मोल अंश का जो कुल जोड़ होता है, योग होता है XA और XB, वो हमेशा कितना होता है, 1। तो मोल अंश की अगर हम परिभाषा की बात करें तो मोल अंश की परिभाषा क्या बनेगी, ये एक अनुपात होता है किसका, एक अवयव के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोल, उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशियो है, वही क्या है, मोल अंश। निकालने का तरीका क्या है, जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल्स ऊपर और नीचे कुल मोल्स, मतलब विलय और विलायक के मोल्स नीचे। अभी इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं।
मोल फ्रैक्शन को या मोल अंश को। क्वेश्चन है जैसे हमारे पास ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एथिलीन अल्कोहल, एथिलीन अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H4O2। एथिलीन अल्कोहल के मोल अंश ज्ञात करने हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ये। आगे दिया है यदि विलयन में, एक्चुअली में एथिलीन अल्कोहल ये ग्लाइकॉल, इसका पूरा नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। फॉर्मूला यही है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसका मोल अंश ज्ञात करना है। यदि विलयन में ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल है C2H4O2 20% है, इतना प्रतिशत है। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। हमसे कहा जा रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल अल्कोहल, अल्कोहल हटा देते हैं, ग्लाइकॉल में ऑल आ गया जो कि अल्कोहल के लिए ही है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश ज्ञात करने हैं यदि विलयन में ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल है ये 20% है। कितना है? अब जब भी आपको ऐसे दिया हो 20%, 30% किसी एक के बारे में बताया जाए विलयन में, तो दूसरी चीज़ अपने आप ही 100 में से कम कर दो, दूसरी चीज़ आ जाएगी। जैसे अगर एथिलीन ग्लाइकॉल आपका बच्चे 20% है, 20% है, तो 80% बचाना। टोटल परसेंटेज हमेशा कितना होता है? 100 होता है। अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक चीज़ 20% है, तो बची हुई जो दूसरी चीज़ होगी वो 80% होगी। अब दूसरा होगा क्या? विलयन में एक आपका विलय होता है, एक विलायक होता है। 20% जो कम है वो विलय है। तो विलय के बारे में आपको पता चल गया। अभी शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ 20% है। परसेंट को हम अपने आप ग्राम ले लेते हैं, परसेंट को हम अपने आप ग्राम मान लेते हैं। तो जो बच्चे आपका विलायक होगा इस क्वेश्चन में वो कितना हो जाएगा? 80 ग्राम, मतलब 80%। तो ग्राम में कितना हो गया? 80 ग्राम। विलय है क्या? विलय तो हमारा यही है एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4O2, ये विलय है। तो विलायक कौन है? जब आपको विलायक के बारे में कुछ ना बताया जाए, सिर्फ ये लिख दिया जाए विलयन, तो इतना तो कंफर्म है ना कि विलयन है, तो विलय और विलायक दोनों होंगे। विलायक के बारे में आपको नहीं पता तो विलायक हमेशा जल ले लेना है। ठीक है, जब विलायक नहीं पता हो तो जल लेना है, नहीं तो क्वेश्चन में आपको विलायक दिया जाएगा क्या है। फिलहाल इसमें नहीं दिया है तो आप मान लोगे कि इसमें विलायक कौन है? जल। इसका मतलब इस विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल 20 ग्राम है और जल कितना है? 80 ग्राम। ग्राम हमने कैसे किया? परसेंटेज को हम ग्राम में अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है कि सिर्फ इस एथिलीन ग्लाइकॉल का, मतलब इसका मोल अंश निकालना है। ठीक है, हमें पता है कि अगर मुझे, लिख लेता हूँ यहाँ पे C2H4O2 एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका मोल अंश अगर मुझे निकालना है तो मुझे इसके मोल्स चाहिए। C2H4O2 का मोल चाहिए ऊपर, नीचे भी चाहिए इसके मोल्स C2H4O2 के, प्लस साथ में जल के भी चाहिए। नीचे हमेशा जो दोनों चीज़ें होती हैं उनके मोल का योग होता है। ठीक है, अब हम अलग से देखते हैं इसे, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें पहले अलग से निकाल लेना होगा। तो मैं ये अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे रख लेंगे। पहले मैं किसके मोल्स निकालता हूँ? एथिलीन ग्लाइकॉल के C2H4O2। मोल निकालने का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? W/M, दिया हुआ भार अपॉन मोलर द्रव्यमान। दिया हुआ भार एथिलीन ग्लाइकॉल का बच्चे कितना है? 20 ग्राम। ठीक, मोलर द्रव्यमान आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। कितने कार्बन हैं? 2, तो 2 × 12, एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे इसमें? 4, तो 4 × 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 2 × 16, ये हो जाएगा आपका 24, ये 4, ये 32। सबको आप जब जोड़ोगे तो 62 आ जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान कितना आ गया? 62। ठीक है,
इन दोनों को जब मैं काटूंगा, जैसे पहले 2 से कटेगा 10, ये 32 यानी 31, और फिर जब 10 को मैं 31 से भाग करूंगा, मैं भी लिख लेता हूँ, आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चे ये आ जाएगा आपका 0.322, इतने मोल्स आ गए किसके, एथिलीन ग्लाइकॉल के। ठीक है, ऐसे ही अब हम मोल निकाल लेंगे किसके, जल के, क्योंकि दोनों की जरूरत है। तो जल के मोल्स कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला मोल निकालने का, जल का निकालना है तो भी यही W/m, दिया हुआ भार अपॉन परमाणु भार, मतलब सॉरी मोलर द्रव्यमान। दिया हुआ भार जल का कितना है, हमने देखा था 80 है, और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब तक तो पता चल गया होगा, इसका जो मोलर द्रव्यमान आएगा वो 18 आएगा। इसे भी जब आप काटोगे और फिर 40 को 9 से भाग करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4.44। अब आप देखो आपके पास एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल कितने आ गए निकल के, 0.322, और जल के कितने आ गए, 4.44। अब इस फॉर्मूले में आप रख दो, इसकी जगह पर ये जो निकाला है 3.322, नीचे फिर से 0.322, जल के मोल्स कितने आए 4.44, 0.322, इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, इसे 0 ले लेता हूँ तो 0 में ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा अलग से देख लो आप, 4.4403322774, तो ये आ जाएगा बच्चे 4.772। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 322 को 4772 से जब आप भाग करोगे तो आंसर जो आएगा C2H4O2, इसका मोल अंश निकालने हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के, छोटा से लिखना होता है यहाँ पर C2H4O2। तो इसको भाग करके जो आंसर आएगा बच्चे हमारा वो आएगा 0.068। तो मोल अंश इस तरीके से एथिलीन ग्लाइकॉल के कितना आ गए 0.068। अगर आपसे जल का पूछा जाए इसी में, तो हमें पता है कि इन दोनों का जो जोड़ होता है वो 1 होता है, मोल अंश का जो जोड़ होता है टोटल 1 होता है। 1 का अगर आपको पता है तो दूसरे का निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, इसमें से आपको इसको सॉल्व कर लोगे तो किसका आंसर आ जाएगा, जल के मोल अंश का, वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये आपका मोल अंश निकालने का एक न्यूमेरिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी 1-2 क्वेश्चंस आपको ट्राई करना। जो सांद्रता के लिए जो आखिरी टॉपिक है हमारे पास वो है पार्ट्स प्रति मिलियन। 7th है हमारे पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ppm। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पार्ट्स प्रति मिलियन, इसका हम यूज कब करते हैं, इसका इस्तेमाल, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास जो विलय होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। मात्रा उसकी इतनी कम होगी कि उससे मोलरता, मोललता, मोल अंश ये सब निकालना मतलब ये सब निकालना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आप निकालोगे भी तो आंसर इतना कम आएगा कि वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हो। तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन का। तो ppm का इस्तेमाल, पार्ट्स प्रति मिलियन, इस सांद्रता का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब विलय की मात्रा बहुत ही कम हो। जैसे जो वायु प्रदूषण है किसकी वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से। तो इसको जब हम बताते हैं, इन गैसेस को जब हम हवा में बताते हैं तो हम इनको भी ppm में बताते हैं। या पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है तो हम ये नहीं बताएंगे कि उसकी मोलरता इतनी, हम बताएंगे कि कितना ppm है। ठीक है, उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि विलय की मात्रा अगर बहुत कम है, विलायक में बहुत कम, इतनी कम कि मोलरता, मोललता, मोल अंश इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन का। अब ये है क्या, पार्ट्स प्रति मिलियन निकालने का तरीका क्या है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं ppm। विलय के पार्ट्स, ठीक है, विलय के पार्ट्स अपॉन विलयन में
पार्ट्स पर मिलियन पे वीडियो पॉज हो गया था, तो उसी को आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ कि ppm पार्ट्स प्रति मिलियन, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, पार्ट्स विलय के हम ऊपर लिखते हैं और नीचे कुल पार्ट्स विलयन के, और गुणा किससे करते हैं, 10⁶ से। 10⁶ ही मिलियन होता है। 1 मिलियन मतलब 10⁶। जैसे हम कहते हैं ना 1 मिलियन रुपीज़, 1 मिलियन किसी के पास में रुपए हैं, तो 1 मिलियन की वैल्यू कितनी होती है, जैसे 1000 की वैल्यू अगर मैं जीरो में लिखूँ मतलब 10 की पावर में, तो 10⁻³ होगी। ऐसे ही 1 मिलियन होता है बच्चे 10⁶, तो इससे मल्टीप्लाई करना होता है ppm निकालने के लिए। अगर एग्जाम में या क्वेश्चन में विलय के पार्ट्स ना दिए हों, पार्ट्स का मतलब इनके नंबर्स, विलय के कण के कितने नंबर्स हैं, इनके पार्टिकल्स का नंबर कितना है, तो अगर विलय के नंबर्स नहीं दिए गए, कितनी संख्या है वो नहीं दिया गया, तो इसका भार दिया होगा, तो तब आप द्रव्यमान भी लिख सकते हो। तो द्रव्यमान किसका, विलय का ऊपर, और फिर नीचे विलयन, द्रव्यमान, फिर नीचे आप किसका लिखोगे, विलयन का। ठीक है, तो अगर इनके संख्या दी है विलय की, तो विलय की संख्या ऊपर, और विलयन में कुल उपस्थित जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी संख्या नीचे। संख्या नहीं दी है, इनका द्रव्यमान दिया है, तो विलय का द्रव्यमान ऊपर, और पूरे विलयन में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका उसका विलयन का जो टोटल द्रव्यमान है वो नीचे। तो पार्टिकल्स हैं तो पार्ट्स लिखो, द्रव्यमान दिया है तो हम द्रव्यमान का इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं इस एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ इसको। जैसे एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है 1 लीटर सी वाटर, समुद्र का पानी है 1 लीटर, जिसका भार होता है 1030 ग्राम। 1 लीटर समुद्र के पानी का जो द्रव्यमान है, जो भार है, वो इतना होता है। नॉर्मल पानी होता है ये जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, तो 1 लीटर पानी का, 1 लीटर वाटर का द्रव्यमान होता है 1000 ग्राम, लेकिन यहाँ पे कितना है 1030, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से समुद्र के पानी का 1 लीटर 1030 ग्राम होता है, थोड़ा ज़्यादा भार होता है। चलिए, उससे हमारे कुछ लेना देना नहीं है, एग्जाम में आपको दिया हुआ होगा। आगे क्या दिया होगा कि 1 लीटर समुद्र के पानी में जिसका इतना भार है 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, इतनी। तो इसको आप ppm में बताओ कितनी घुली है, मतलब इस ऑक्सीजन को ppm में बदलना है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप देखो, फॉर्मूला ppm निकालने का क्या होता है, ppm निकालने का फॉर्मूला होता है विलय का पार्ट्स ऊपर, और पार्ट्स अगर नहीं दिए हैं तो द्रव्यमान। विलय कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन, कैसे पता, यही तो है ना, कम मात्रा में -3 ग्राम, कम मात्रा में, पानी तो ज्यादा मात्रा में है 1030 ग्राम, तो विलय का द्रव्यमान आप ऊपर लिखोगे 6 × 10⁻³ अब नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है विलयन का द्रव्यमान। और विलयन कैसे बनेगा, पानी यहाँ पे विलायक है और ऑक्सीजन विलय है, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो पूरे विलयन का द्रव्यमान होगा, मतलब 1030 प्लस 6 × 10⁻³ ये किसका है भार, विलायक का, और ये किसका द्रव्यमान है या भार है, विलय का। ठीक है ना, तो दोनों का लिखना पड़ता है, नीचे दोनों का जोड़ होता है, गुणा किससे करना है, 10⁻6 से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है, इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, वो ये है कि ये जो संख्या है, जो विलय का जो यहाँ पे द्रव्यमान है 6 × 10⁻³ अगर मैं इसको नंबर्स में लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा ना 0.006, 1030 में 0.006 ऐड करने पे, जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये संख्या बहुत छोटी है। किसी छोटी संख्या को किसी बड़ी संख्या में ऐड करोगे, बहुत छोटी संख्या को, छोटी भी नहीं बहुत छोटी है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं इसे यहाँ से हटा सकता हूँ। फिजिक्स में भी आप जब न्यूमेरिकल्स करते हो या कोई डेरिवेशन करते हो, तो एक बड़ी संख्या में अगर हम एक बहुत ही छोटी संख्या को जोड़ते हैं तो कोई अंतर नहीं आता, तो मुझसे नेगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया। ऊपर से नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ कुछ और नहीं है या अकेले है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या मानी जाएगी। 10⁻³ से 10⁻6 कैंसिल, कितना बचा 10⁻3। अब आप देखो 6 बचा यहाँ पे, और 10⁻3 गुणा करोगे 6000 हो जाएगा, ये नीचे कितना है 1030, भाग करोगे तो आखिरी में आंसर आ जाएगा 5.8
ppm। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि जो ऑक्सीजन 6 × 10⁻³ ग्राम थी 1 लीटर समुद्र के पानी में, वो ppm में कितनी है 5.8 ppm। तो हमेशा विलय का भार या विलय के पार्टिकल्स या उनकी संख्या ऊपर लिखनी है, विलयन का टोटल द्रव्यमान या भार नीचे लिखना है और 10⁻6 से गुणा कर देना है, आपका ppm आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि आपको मोलरता और मोलेंस तीनों निकालना होगा। क्वेश्चन है 20% जलीय KI, ठीक है, का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इस विलयन की मोलरता तथा मोल अंश ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तीन चीजें निकालनी है, मोलरता और मोल अंश। किसका 20% एक्वस KI है, जलीय KI मतलब एक्वस KI, जिसका हमें क्या दिया हुआ घनत्व। सबसे पहले मोलैरिटी, जो मोलरता मतलब, तो मोलरता का हमें फॉर्मूला पता है, मोलरता को हम कैपिटल M से दिखाते हैं। फॉर्मूला है WB/MB इंटू आयतन V, ml में है, इंटू 1000। एक और फॉर्मूला होता है मोलरता का 10dx/mm। ये मैंने पहले नहीं लिखवाया था, अब आप लिख लेना। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम सिर्फ तभी करते हैं जब हमारे न्यूमेरिकल में प्रतिशत का क्वेश्चन हो। सिर्फ इतना ही नहीं, घनत्व भी दिया हो, मतलब दो चीज़ें होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन में विलय का प्रतिशत दिया हो और पूरे विलयन का घनत्व दिया हो, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और कैसे, 10 तो देखिए आपका एक नंबर है, हम इसका कुछ नहीं करेंगे। डी जो होता है वो यहाँ पे घनत्व है, जिसे हम डी को डेंसिटी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है आपका घनत्व, और x आपका प्रतिशत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप बताओ घनत्व कितना दिया है, ये 1.202 ये घनत्व है। यूनिट देखो ग्राम प्रति मिलीलीटर, यही यूनिट होती है, ग्राम प्रति लीटर या ग्राम पर लीटर या ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये डेंसिटी की यूनिट होती है घनत्व की। तो 1.202 हमने डी की जगह लिख दिया। प्रतिशत कितना दिया है 20, तो इंटू 20 हो गया। अब नीचे mm, मोलर द्रव्यमान। किसका मोलर द्रव्यमान, विलय का। विलय कौन है यहाँ पे KI, K का परमाणु भार कितना होता है 39, और आयोडीन का 127, जोड़ोगे 166 आ जाएगा। नीचे आप इसको लिख लो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से करना हो, जो कि हमने पहले पढ़ा है फॉर्मूले को, तो हम कैसे करेंगे। देखिए WB और MB में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। WB जो परसेंटेज होता है उसी को हम दिया हुआ भार मान लेते हैं। 20% को मैं 20 ग्राम मान के, विलय का भार हो गया 20 ग्राम। मोलर द्रव्यमान MB निकाल ही चुके हैं। KI यहाँ पे विलय है, उसका मोलर द्रव्यमान कितना निकाल लिया हमने 166। ये कैसे निकालेंगे V, तो मैं समझाता हूँ। देखिए घनत्व निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, m/v होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। अब द्रव्यमान कितना होगा, हमें आयतन निकालना है पूरे विलयन का, तो हमें द्रव्यमान भी पूरे विलयन का चाहिए। प्रतिशत के क्वेश्चन में द्रव्यमान का कुल, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा 100 होगा। परसेंटेज में कोई भी चीज़ कितनी होती है 100। ये क्वेश्चन जो है इसमें अगर आपको दे रखा है 20% KI, मतलब विलय के बारे में बता दिया 20%, तो विलय कितना हो जाएगा 80%, तो टोटल विलयन कितना होगा 100%, और 100% का मतलब 100 ग्राम। तो विलयन का टोटल भार हमने कितना मान लिया, द्रव्यमान कितना मान लिया 100। कैसे पता, प्रतिशत का क्वेश्चन था परसेंटेज का, और परसेंटेज में टोटल विलयन का भार हमें 100 ही लेना होगा। घनत्व कितना दिया है 1.202। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 81 या 80 समथिंग आएगा
सॉल्व करके आंसर वो मिलीलीटर में होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, आयतन। इस आयतन को आप यहाँ पे रख दोगे। ये तो पता ही आपका 20, एम भी पता है 166, वी आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें आयतन निकालना पड़ा, और आयतन हमने कैसे निकाला, वी द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान हमने कितना लिया, 100, क्योंकि प्रतिशत का क्वेश्चन है तो 100 ही होगा टोटल कुल द्रव्यमान विलयन का। घनत्व हमें क्वेश्चन में दिया था, यहाँ से हम आयतन निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व कर लेना। ये हो गया आपका मोलरता। अब हम बात करते हैं मोललता की। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम दिखाते हैं किससे, स्मॉल एम से। इसका फॉर्मूला होता है WB MB WA, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो 1000। WB बच्चे कितना होगा, 20। MB कितना होगा, निकाला ही था हमने 166। अब बात करते हैं विलायक। WA क्या होता है, विलायक। अगर विलय आपका 20 है, 20%, तो 80% आपका विलायक होगा। दोनों जोड़ के तभी तो 100 होंगे, तो यहाँ पे 80 हो गया। ग्राम में है इंटू 1000। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, जिसकी यूनिट क्या होगी, मोल केजी इनवर्स। मोलैरिटी यूनिट में भी लिख लेना, मोल प्रति लीटर। यूनिट बहुत जरूरी है, ये पहले वाले का है मोलैरिटी के लिए। ये जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसकी यूनिट ये होगी। ये यूनिट किसकी है, मोलरता की, जो अभी हमने पहले किया था इससे पहले। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लोगे। दोबारा देख लो आप, 80 हमने कैसे लिया यहाँ पे, विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि विलय आपका कितना है 20, तो 80 ग्राम क्या होगा आपका विलायक। अगर ये 30 होता तो ये 70 हो जाता, तभी तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 100। अब तीसरी चीज हमें इसमें क्या निकालना है, मोल अंश। किसका, KI का। देखो इसमें लिखा ना, इस विलयन की मोलरता तथा मोल अंश तथा KI का मोल अंश लिख लो, KI का मोल अंश, क्योंकि मोल अंश के लिए हमें बताना होगा किसका निकालना है, तो हम KI का निकालना है। मोल अंश का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसके मोल्स को हम ऊपर लिखते हैं, n मतलब मोल। तो मोल किसका, KI का, नीचे फिर से KI का मोल, प्लस KI के साथ दूसरा कौन है, जल है, तो इसके मोल्स। अब हम इसको अलग से निकाल लेते हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, W/M, दिया हुआ भार अपॉन मोलर द्रव्यमान। दिया हुआ भार इसका कितना मान